वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं ये मूवी जो बहुत ही मजेदार है। नाम ये रहा आपके सामने। वैसे कहानी आज एक ऐसे राइटर की है जो अपने पेन से कहानियों की दुनिया बनाता था, और पता है एक दिन उसी दुनिया के साए उसके सामने जिंदा हो जाते हैं। कहानी के पन्ने टूटकर उसकी रियलिटी में घुस जाते हैं और हर लफ्ज उससे अपना हिसाब मांगता है। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं दोस्तों, बल्कि एक खौफनाक टकराव है जहां फिक्शन और रियलिटी की रेखा मिट जाती है। बिल्कुल। और आज की मूवी की कहानी ऐसी है जहां लिखने वाला ना खुद अपने लिखे हुए लफ्जों में कैद हो जाता है। काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक स्टोरी है ना, इसलिए अंत तक जरूर देखना। तो कहानी की शुरुआत वासन नाम के राइटर से होती है। वो एक मूर्ति बनाने वाले के पास खड़ा होता है जो भगवान की मूर्तियां तैयार कर रहा था। वासन कहता है आखिर हम इनकी पूजा क्यों करते हैं, जबकि ये हमारे हाथों की बनाई हुई कला है। हमारे हाथों में इनका कंट्रोल है, जैसे चाहे इनको बना दे और जब चाहे तोड़ दे। ये सुनकर वो मूर्ति बनाने वाला आदमी कहता है कि साहब, हर इंसान सिर्फ एक गुलाम है। वो सोचता है कि सारी चीजें उसके कंट्रोल में है, जब चाहे उसे तोड़ या मोड़ दे। लेकिन पता है इन सारी चीजों से भी ऊपर एक चीज होती है जिसे भगवान कहा जाता है। और इंसान को तब तक इस बात पे भरोसा नहीं होता जब तक कि वो खुद महसूस ना कर ले कि जिस भ्रम में वो जी रहा है वो उसके कंट्रोल में है ही नहीं, वो सिर्फ एक कठपुतली है भगवान की। अब यहाँ से वासन जाता है अपने एडिटर के पास, क्योंकि वासन एक राइटर है और वो कहानियां लिखकर अपने एडिटर को दिया करता है। और वो कहानियां इस्तेमाल होती हैं किताबों, सीरीज या मूवी में। पर अभी के टाइम पर वासन काफी स्ट्रगल कर रहा है अच्छी कहानी को लेकर। मतलब उसने काफी दिन हो गए कोई अच्छी कहानी नहीं लिखी, इसलिए उसका एडिटर भी उस पर जोर डालता है कि अरे ऐसे ही रहा तो मुझे तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। इसी चक्कर में वासन परेशान हो जाता है कि यार काम भी नहीं बन रहा, कुछ हो नहीं रहा। इसके बाद हमें वैसे वासन की कुछ कहानियों के बारे में बताया जाता है दोस्तों, जिन पर अभी वो काम कर रहा है। तो सबसे पहले कहानी है मारी नाम के गैंगस्टर की। वो बहुत ही बड़ा गुंडा है दोस्तों, आज तक न जाने कितने ही लोगों की हत्या कर चुका है वो। लेकिन उसको शक है कि उसके गैंग में से कोई ऐसा बंदा है जो पुलिस वाला है, और वो बंदा बस मौके की तलाश में है, कब मौका मिले और कब मारी को मारे। यही चीज की टेंशन मारी को सताई जा रही होती है। उसी के साथ साथ दूसरी कहानी है दोस्तों सेल्वी नाम की महिला की। बेचारी सेल्वी बहुत ही गरीब है। वो अपने पति रमेश और एक बेटे के साथ रहती है अपने। रमेश तो कारपेंटर का काम करता है और सेल्वी घरों में जाकर कपड़े बर्तन धोने का काम करती है। मतलब दोनों खाली नहीं है, दिन भर मेहनत करते हैं अपने परिवार को पालने के लिए, ताकि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके, जिससे आगे चलकर वो कामयाब बनेगा। इसके बाद तीसरी कहानी है दोस्तों रानी नाम की लड़की की। और ये रानी है ना दोस्तों, इसका बहुत ही बड़ा सपना है कि वो एक डॉक्टर बने, इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत करती है बेचारी। लेकिन क्या है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम उससे पास ही नहीं हो पाते, क्योंकि जब वो उन्हें पास करेगी तभी कोई सरकारी कॉलेज मिलेगा डॉक्टर की पढ़ाई के लिए। रानी के पिता की बात करूं तो किसान है दोस्तों वो। उनके पास इतने पैसे तो है नहीं कि रानी को प्राइवेट कॉलेज से डॉक्टर बना सके। लेकिन अब रानी उन पे जोर डालती है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है, चाहे फिर प्राइवेट से क्यों ना करना पड़े। लेकिन उसके पिता तो हमेशा कहते रहते हैं उससे कि बेटा लोन का बंदोबस्त कर रहा हूँ, अभी तक इतने पैसे नहीं हुए कि तुम्हारा एडमिशन मैं प्राइवेट में करवा पाऊँ। लेकिन ये क्या दोस्तों यार, रानी को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बस डॉक्टर बनना चाहती है, फिर कंडीशन जैसी भी हो। और यही वजह है कि वो अपने पिता से अक्सर नाराज रहती है कि कुछ नहीं करते मेरे लिए। हालांकि उसको क्या पता कि पिताजी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन दोस्तों जहाँ तक रानी की बात की जाए तो वो भी जी तोड़ मेहनत करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होना चाहती है, लेकिन अब हर बार फेल हो जाती है। क्या करें। इन्हीं तीन कहानियों पर अभी के टाइम पर वासन काम कर रहा है दोस्तों। और ये टाइम अब कहानियों में क्लाइमैक्स को बनाने का है कि आगे कहाँ स्टोरी जाएगी। अब सीन यह है कि यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग बन जाती है तो कहानी हिट हो जाएगी। तो अब कहानी के मुताबिक सेल्वी मीरा नाम की महिला के घर जाती है, जहाँ वो काम करती है। और घर आने के बाद वो सफाई वगैरह के कामों में लग जाती है, अपने जो भी होते हैं घर में। तो मीरा का पति अर्जुन वहीं टेबल पर 2000 का नोट रख कर चला जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी को 2000 रुपए की जरूरत थी। इसलिए अर्जुन ने वहीं पे पैसे रख दिए थे ताकि मीरा वहाँ से पैसे उठा ले। लेकिन दोस्तों अर्जुन के वहाँ से जाते हैं ना, हवा की वजह से होता यह कि पैसे नीचे गिर जाते हैं। और जब मीरा टेबल पर पैसे लेने के लिए जाती है तो वहाँ उसे पैसे नहीं मिलते। वो परेशान कि आखिर 2000 रुपए कहाँ चले गए। तो उसका सीधा सीधा शक जाता है सेल्वी पर कि हो ना हो उसी ने पैसे चुराए होंगे, क्योंकि वो कल मुझसे 2000 रुपए एडवांस मांग रही थी अपने बच्चे की फीस भरने के लिए। और आज उसके पास मौका था 2000 रुपए चुराने का, शायद उसने चुरा लिए। जबकि दोस्तों असल में वो 2000 रुपए पता है किसने चुराए, मीरा के बेटे ने ही चुराए थे। और वो उन पैसों से खेल रहा होता है। मीरा फिर सेल्वी से पूछती है कि वो 2000 रुपए है कहाँ। सेल्वी कहती है मुझे नहीं पता मैडम, यहीं कहीं गिरा होगा। और वो घर में ही पैसे ढूंढने लग जाती है। पर मीरा कहती है अच्छा इधर सुनो, मुझे बेवकूफ समझ रही हो क्या, तुमने ही वो पैसे चुराए ना, देखो ये चोरी मत करो, मुझे मेरे पैसे वापस करो। फिर अर्जुन मीरा को समझाता है कि बिना सबूत के हम सेल्वी पे शक नहीं कर सकते, घर में गिरे होंगे कहीं पैसे, मिल जाएंगे बाद में। लेकिन मीरा नहीं मानती। अब रात को वासन जब घर में बैठा होता है तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है, और सामने कोई और नहीं दोस्तों बल्कि सेल्वी खड़ी है। वो वासन से कहती है मुझे इंसाफ चाहिए, मैं चोर नहीं हूँ, फिर भी मुझे चोर कहा जा रहा है। लेकिन तब वहाँ पे मीरा आ जाती है, जो वासन के घर के अंदर ही सेल्वी से बहस शुरू कर देती है कि चोर हो तुमने ही चोरी करी। वासन दोस्तों हैरान रह जाता है कि मेरी कहानी के किरदार मुझे रियलिटी में कैसे नजर आ रहे हैं। वो एकदम से शॉक कि मैं कौन सी दुनिया में आ गया। लेकिन हम समझ पाते हैं दोस्तों कि इतना ज्यादा कहानियों पे जोर देने की वजह से वासन को अपनी ही कहानी के किरदार सामने नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ उसका एक इल्यूजन है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं।
इसलिए वो उसको इतना परफेक्ट नजर आ रहा था कि उसके लिए फर्क पहचानना बहुत ही मुश्किल हो गया कि वो जो देख रहा है वो सच है या फिर उसके दिमाग की कोई कला है। तो अब वासन कहानी को आगे कंटिन्यू करता है, जहां हम देखते हैं कि मीरा ने ये फैसला ले लिया था दोस्तों कि वो सेल्वी का पर्स चेक करेगी और अगर उसमें 2000 रुपए होंगे तो मतलब वो चोर है और फिर वो उसको नहीं छोड़ेगी बिल्कुल भी। लेकिन इस चीज के लिए सेल्वी साफ मना कर देती है, क्योंकि आज ही सुबह उसके बच्चे की स्कूल फीस के लिए रमेश ने उसको 2000 रुपए दिए थे और मीरा के घर का काम पूरा करने के बाद वो जाने वाली थी फीस जमा करने के लिए। लेकिन इसी बीच सारा खेल हो गया, ड्रामा हो गया। अब अगर मीरा ने ये पैसे देख लिए तो वो तो इनको ही अपने वाले पैसे मानेगी ना। और जब सेल्वी कहती कि नहीं मैं चेक नहीं करवा सकती अपना पर्स, तो मीरा भड़क जाती है कि इसका मतलब पक्का तुमने चोरी करी है, इसलिए तो पर्स दिखाने से मना कर रही हो। तो जैसे तैसे दोस्तों वो हाथापाई करके सेल्वी का पर्स लेने की कोशिश करती है। तब तक क्या है कि अर्जुन घर में वो पैसे ढूंढ रहा होता है, क्या पता उसको लगता है मतलब घर ही में होंगे, जो कि उसको उसके बेटे के पास मिल जाते हैं। और वो जैसे ही इसके बारे में मीरा को बताने आता है, वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जमीन पर सेल्वी की लाश पड़ी होती है। हाथापाई के दौरान सेल्वी का पैर फिसला और बेचारी सीधे दीवार से जाकर टकरा गई और टक्कर इतनी खतरनाक थी कि मौके पर ही सेल्वी ने अपना दम तोड़ दिया। अर्जुन और मीरा तो दोनों सदमे में जा चुके थे कि अब क्या होगा। ये मुसीबत कम नहीं थी दोस्तों कि तभी घर पर रमेश पहुंच जाता है, जो सेल्वी से कुछ बात करने आया हुआ था। उसके हाथ में चेन सॉ भी होता है, जिसे वो काम पर लेके जा रहा था, मतलब उसी से काम कर रहा था। वो कहता है सेल्वी कहाँ है, जरा उसको बुलाओ तो मुझे कुछ उससे बातें करनी है। मीरा तो काफी घबरा जाती, क्या बोलूं क्या। तो अर्जुन कहता है अरे वो तो आज आई नहीं, पता नहीं क्यों। पर दोस्तों रमेश को सेल्वी के चप्पल घर के बाहर और उसका पर्स मीरा के हाथों में साफ साफ दिखाई देता है। तो देखकर वो समझ जाता है कि पक्का कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसलिए वो घर के अंदर घुसकर सेल्वी को ढूंढने लग जाता है। और ये क्या, उसको सामने सेल्वी की लाश नजर आती है। उसका तो जैसे सर फट जाता है ये देखकर, होश उड़ गए थे दोस्तों उसके, ये क्या हो गया। अब उसके हाथ में चेन सॉ तो था ही, इसीलिए वो गुस्से में चेन सॉ चालू करके मीरा और अर्जुन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन रुक जाइए अब, क्योंकि इसके आगे की कहानी अभी तक वासन ने नहीं लिखी थी। यही क्लाइमेक्स पर उसने अपनी आखिरी कहानी अधूरी रखी थी। पर जब वासन सोच ही रहा होता है कि आगे कहां से क्या जोड़ूं, कैसे इसको बनाऊं बढ़िया सा, तभी उसको ऐसे लगता है कि कोई उसके घर में मौजूद है दोस्तों। पर जब वो चेक करता है ना, तो उसे वहां पे मीरा का बेटा नजर आता है, जो उस पे हमला करके उसे कर देता है बेहोश। अगले दिन क्या होता है कि वासन के घर उसकी पत्नी आती है, जो कुछ दिनों के लिए अपने गाँव गई थी पहले। घर में ढूंढने पर उसको वासन कहीं नजर नहीं आता, पर जब वो बाथरूम चेक करती है तो वासन अंदर ही डर के बैठा होता है। ये देखकर उसकी पत्नी से रहा नहीं जाता कि इसे हो क्या गया। कहती है आप ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो। लेकिन वासन तो अभी भी सदमे में था कि कहीं दोबारा से उसकी कहानी का कोई किरदार उसको नजर ना आ जाए। फिर बड़ी मुश्किल से थोड़ी थोड़ी हिम्मत करके, मतलब जितना उससे हो सके, वो आगे अपनी कहानी को लिखता है। उसको सबमिट करने एडिटर के पास जाता है, जिसे पढ़कर वो एडिटर कहता है कि यार ये हुई ना बात, अभी क्लाइमेक्स में मजा आ रहा है, इसको और इंटेंस बनाने की कोशिश करो ताकि ऑडियंस बिल्कुल ऐसे हो जाए कि वो कहानी से जुड़ जाए। तो फिर इसीलिए कहानी को कंप्लीट करने के लिए वासन निकल जाता है। जाने के लिए वो एक कैब बुक करता है दोस्तों, पर वहाँ एक रिक्शा वाला आकर कहता है कि सर मैं ही कैब वाला हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं रिक्शा से आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। तो इसीलिए वासन उसके रिक्शा में बैठ जाता है दोस्तों। लेकिन ये क्या यार, वो रिक्शा वाला किसी और ही जगह पे अपना रिक्शा रोक लेता है। वासन कहता है ये तुम मुझे कहाँ पे लेके आ गए। तो वो कहता है रिक्शा वाला सर यही तो आपकी मंजिल है। और वासन जब आसपास देखता है तो ये वही गांव है दोस्तों जहां पर सेल्वी रहा करती थी, यानी कि वो दोबारा अपनी ही लिखी हुई कहानी की दुनिया में जा चुका है और यहाँ सेल्वी का अंतिम संस्कार करने की तैयारी चल रही होती है। वो लोग जैसे ही वासन को यहाँ देखते हैं तुरंत उसको बंदी बना लेते हैं, जहाँ मीरा और अर्जुन दोनों पहले से बंदी बने हुए थे। अब रमेश वासन से कहता है कि सब तेरी गलती है, तेरी वजह से मेरी सेल्वी मरी है, मुझे इंसाफ चाहिए और मैं ये इंसाफ तुझे मार कर लूंगा, खून का बदला खून। वासन कहता है कि अरे मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कोई इरादा नहीं रखता, वो सीन कहानी पे जम रहा था इसलिए मैंने लिख दिया। लेकिन रमेश कहता है एक बात बताओ, मेरी पत्नी को मारना था क्या तुझे? अरे उसको इंसाफ भी तो दिला सकता था तू, अगर तू 2000 का नोट अर्जुन को सेल्वी के मरने से पहले ढूंढ कर दे दिया होता तो, या तू किसी और एंगल से कहानी को घुमाता तो शायद सेल्वी बच जाती, इसलिए अब तुझे मरना होगा। तो फिर दोस्तों वो सब जबरदस्ती वासन को पकड़कर उसको जहर पिला देते हैं। वासन दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है और उनसे कहता है कि अगर मैं मर गया तो तुम लोग भी नहीं बचोगे, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी कहानी के किरदार हो, इसलिए मुझे मारकर तुम गलती कर रहे हो। सुनकर सभी घबरा जाते हैं कि बात तो सही कह रहा है, इसीलिए वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाने लग जाते हैं ताकि वासन को बचा सके, पर इस शर्त पर दोस्तों कि वो सेल्वी को इंसाफ दिलाएगा, वरना वो सब लोग उसको मारकर खुद भी खत्म होने को तैयार है। बस उनको चाहिए तो एक ही चीज, सेल्वी का इंसाफ। अब यहाँ हॉस्पिटल में आने के बाद वासन का इलाज होता है, तो इलाज के बाद उसको दवा वगैरह देने के लिए रानी आती है। वो वासन से कहती है मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे डॉक्टर बनने ही नहीं दिया
और अब मैं सिर्फ एक नर्स बनकर रह गई हूँ। तुमने मेरा सपना तोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वो गलत गलत दवा वासन के अंदर डालकर उसको मारने की कोशिश करती है। ये देखकर वासन बेचारा अभी तक पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ था दोस्तों। वो वैसे ही अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, जहाँ रानी उसका पीछा छोड़ती ही नहीं। भागते भागते वासन हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है, लेकिन यहाँ भी उसकी मुसीबत कम नहीं होती। रमेश अपने गुंडों के साथ दोबारा उसके पीछे पड़ जाता है। उनसे जान बचाकर वासन भाग ही रहा होता है, तभी वहाँ पे एक गाड़ी आकर रुक जाती है। तो उसको देखकर रमेश और उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं। और ये गाड़ी किसी और की नहीं थी दोस्तों, बल्कि थी मारी की, जो वासन को उठाकर जंगल में लेके जाता है। यहाँ लाने के बाद वो उससे कहता है कि बता कि आखिर कौन है वो जो मुझे मारने मेरी गैंग में शामिल हुआ है। तू राइटर है ना, तूने सब कुछ सोचा होगा, तो बता कौन है वो एक पुलिस वाला, इतना तो मैं जानता हूँ, पर भैरूपिया बनकर मेरे साथ रह रहा है, कौन है वो? अगर तूने उस इंसान के बारे में नहीं बताया तो यही मार डालूंगा तुझे। देखा दोस्तों आपने, वासन बेचारा अपनी ही कहानी में किस तरह बुरी तरह फंस चुका है। अगर वासन मारी को बता देता है कि वो भैरूपिया कौन है, तो वासन की पूरी कहानी बदल जाएगी। इसीलिए वो उससे कहता है कि मैंने तुझे क्लू दिया था, लेकिन तू बेवकूफ उसको समझ ही नहीं पाया। तेरे गैंग मेंबर में काली कबाली आरी नाम के बंदे हैं, और एक आखिरी बंदा चंद्रशेखर नाम का है। ये मेरा क्लू है। ये सुनकर मारी को लगता है कि बाकी नाम तो गुंडे वाले लग रहे हैं, पर चंद्रशेखर नाम पुलिस वाला लग रहा है। इसलिए वो बिना सोचे समझे चंद्रशेखर को शूट करके मार देता है। और तब तक मौका देखकर वासन वहां से भाग जाता है दोस्तों। पर अब उसको भागते भागते वो रिक्शा ड्राइवर देखकर कहता है, क्या हो गया सर, कहाँ भाग रहे हो? अपनी ही बनाई हुई दुनिया में डर लग रहा है क्या आपको? इसको तो आपने अपने हिसाब से बनाया, तो फिर यहाँ से भाग क्यों रहे हो? तो वासन कहता है, ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, अरे मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो ड्राइवर कहता है कि सर, ये लोग आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप इनको इंसाफ नहीं दिला देते तब तक पीछा करते रहेंगे आपका। तो वासन कहता है, इनको इंसाफ दिलाने के लिए मुझे अपनी कहानी बदलनी होगी, जो कि मैं कर नहीं सकता, वरना पूरी कहानी का मजा खराब हो जाएगा। ड्राइवर कहता है, ठीक है, जैसा आपको सही लगे, हम क्या कर सकते हैं। इतना कहकर वो वासन को उसके घर छोड़ देता है। अब घर आने के बाद वासन एडिटर से मिलता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि मैं किन किन हालातों से गुजर रहा हूँ। वो कहता है, देखो, मेरी कहानी के किरदार रियल लाइफ में मेरे सामने आकर मुझे डरा रहे हैं, मारने लगे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। ये सुनकर एडिटर तो हैरान आ जाता है कि लगता है तुम कुछ ज्यादा ही अपनी कहानियों में घुस चुके हो। अगर देखो तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है ना, तो इन कहानियों को जल्दी खत्म कर दो, उसके बाद ये तुम्हें डराने की कोशिश नहीं करेंगे। तो दोस्तों, वासन कहानी खत्म तो करना चाहता था, लेकिन अगर अचानक से कहानी में बदलाव लेकर आ जाएगा तो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी ना कहानी। इसलिए वो बड़ा कंफ्यूज है कि कहाँ से क्या चेंज करूं, और इसी कंफ्यूजन में वो कहानी को जल्दी जल्दी खत्म करने लग जाता है। पर इससे कहानी और ज्यादा खतरनाक हो जाती है किरदारों के लिए। मतलब रानी आत्महत्या करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं बन पाई। रमेश ने अपने बेटे का स्कूल छुड़वा दिया। मारी को अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो मुझे मारने की कोशिश में लगा हुआ है। और अर्जुन और मीरा तो डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे। सबकी जिंदगियों में उथल पुथल मच चुका था, और इसी का असर वासन की भी जिंदगी में आ रहा था। अब वो जब भी किसी अनजान इंसान से मिलता तो उसको देखकर डर जाया करता कि कहीं ये सच में यहाँ पे मौजूद है भी, या फिर मेरी कहानी का कोई किरदार है जो मेरे दिमाग की रची भी कोई रचना है। और उसकी मेंटल कंडीशन दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है। रात को भी जब वो सोने की कोशिश करता है ना, तो सारे कहानी के किरदारों की आवाजें उसको आती है, जो उसको धमकाते हैं कि अगर तुमने सोने की कोशिश की तो कल का सूरज नहीं देख पाओगे, हम तुम्हें उठने नहीं देंगे, जब तक तुम हमें इंसाफ नहीं दिलाते तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की चीजें दोस्तों। और इन सब की वजह से वासन तो पहले तो मतलब सोचता है, यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसे। राइटर तो दुनिया में इतने सारे हैं, ऊपर से दोस्तों इसका करियर दांव पे लगा हुआ है, क्योंकि अगर अच्छी कहानी नहीं लिखेगा तो फिर कहां से नौकरी मिलेगी। दूसरी ओर उसकी मेंटल कंडीशन वो भी खत्म हो रही है, ऊपर से अपने किरदारों को इंसाफ दिलाना है कैसे। ये सारी चीजें तो इसको पागल कर देंगी। इसीलिए वो उस मूर्ति बनाने वाले के पास जाता है और कहता है कि आप ही मुझे कुछ सलाह दीजिए। मुझे लगता था कि मेरे बनाए हुए किरदार पर पूरी तरह से मेरा कंट्रोल है, जैसे मैं चाहूँ वैसा करूँ उनको, लेकिन आज पता चला कि मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। ये सुनकर वो मूर्ति वाला पता है दोस्तों क्या कहता है कि अब जाकर तुम्हें पता चल गया होगा कि भगवान कितनी अहमियत रखते हैं हमारी जिंदगी में। हर चीज उनके हाथों में होती है। इंसान कितना भी गलत क्यों ना कर दे, फिर भी वो उसका साथ नहीं छोड़ते। उसी तरह से तुम्हारी बनाई हुई कहानी का कंट्रोल तुम्हारे हाथों में है, चाहे फिर कैसे भी हालात क्यों ना हो जाए। उन्हें तुम्हारे ऊपर भरोसा होना चाहिए, और भरोसा है कि तुम उन्हें इंसाफ दिलाओगे। तुम्हें भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। फिर ये सुनकर वासन अपनी कहानी बदलने का फैसला करता है, ताकि उन सभी लोगों को इंसाफ दिला सके जो उसकी वजह से कहानी में तकलीफ में है। तो वो सबसे पहले क्या करता है ना दोस्तों, रमेश है ना, उसका बेटा पैसे न होने की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा था, तो अर्जुन खुद रमेश से आकर मिलता है और उससे कहता है कि मेरी पत्नी से जो हुआ वो उसकी गलती थी, उसकी सजा उसे मिल रही है, लेकिन इसकी वजह से अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम अपने बेटे को पढ़ाओ, मैं उसका खर्चा उठाने को तैयार हूँ, और हो सके तो मुझे माफ कर देना।
ये सुनकर रमेश अपना गुस्सा खत्म करते हुए अर्जुन को माफ कर देता है और अर्जुन रमेश के बेटे का खर्चा उठाता है, उसको स्कूल भेजना शुरू कर देता है। एक दिन क्या होता है कि भागे भागे रमेश का बेटा उसके पास आकर कहता है कि पापा पापा आपको पता है आज मेरी एक नई टीचर आई, वो बिल्कुल मम्मी की तरह दिखती है और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार भी करती है, उनकी शादी भी नहीं भी, आप उनसे बात करो ना। पहले तो रमेश मना कर देता है, लेकिन जब वो टीचर को देखता है तो वो बिल्कुल सेल्वी जैसी होती है और सेल्वी की कहानी जानने के बाद वो टीचर भी रमेश और उसके बेटे को पसंद करने लगती है। यानी कि इनकी लाइफ का हैप्पी एंडिंग वासन ने कर दिया दोस्तों। इंसाफ भी मिला सेल्वी को और रमेश और उसके बेटे की जिंदगी सही लाइन पर भी आ गई। उसी के साथ रानी की बात करें तो रानी की सालों की मेहनत रंग ला जाती है। वो अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लेती है जिससे उसका एडमिशन हो जाता है सरकारी कॉलेज में। इस चीज से परिवार में खुशी का माहौल आ जाता है बस, और रानी की भी हो जाती है हैप्पी एंडिंग। अब आखिरी बचा था वो मारी, जिसको मिल नहीं रहा था वो धोखेबाज जो उसी की गैंग में था। तो उसी की गैंग का काली ही दोस्तों पुलिस वाला था जो अपनी सच्चाई बताते हुए मारी पे गन तान देता है। वो कहता है कि मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मार के एनकाउंटर बता दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हारे साथ रहते हुए पता चला कि तुम सिर्फ गलत इंसानों को ही मारते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूँ खुद को सरेंडर करके अपनी सजा काटने का, वरना मुझे मजबूरन दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। और ये सुनकर मारी भी सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है दोस्तों। उसकी जान जाने वाली थी उसी के साथी के हाथों, लेकिन इसकी भी कहानी में काफी हद तक हैप्पी एंडिंग तो आई गई, कम सजा काट कर बाहर आ जाएगा बाद में। अब तीनों कहानी की एंडिंग कंप्लीट करने के बाद जब वो कहानी को एडिटर को देता है तो वो कहता है ये क्या कचरा कर दिया कहानी का, सब में तो हैप्पी एंडिंग करवा दी, अच्छा भला क्लाइमैक्स था, तुमने सब बिगाड़ दिया, माफ करना, आगे से तुम्हें मैं दूसरी कहानी लिखने के लिए नहीं दे सकता। लेकिन दोस्तों वासन को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर से बड़ा खुश था और जो उसने एक्सपीरियंस किया कि उसी की लिखी हुई कहानी के किरदार उसके सामने नजर आने लग गए, इसी पर कहानी लिखने का फैसला करता है वो। मतलब जो चीज एक तरफ से हम अभी पूरा देखा हमने, वही चीज उसने कहानी में लिखी, और अगर कहानी हिट हो गई तो उसका करियर दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो क्या लगता है दोस्तों, ये कहानी हिट होगी या फिर फ्लॉप? आप कमेंट्स करके बता दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग यार।